Good morning, everybody. Today we are going to start first chapter of physics, class 12th, electrostatic. So please give your mind it. The nature all around us consists of two things. One is radiation and one is particles. हमारे चारों ओर की जो दुनिया है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है. पहला रेडिएशन और दूसरा पार्टिकल्स. रेडिएशन का मतलब जो सूर्य से किरण आती है, सूर्य की जो प्रकाश आती है, दिस इज रेडिएशन. सिमिलरली रेडियो का वेव, लाइट का वेव, हीट का वेव, etc. ये जो चीजें है ये दिस इज रेडिएशन. इसके पास न मास होता है, न वॉल्यूम होता है, न मोमेंटम होता है. यानी कि रेडिएशन बिल्कुल ही भिन्न होता है मैटर के इनहेरेंट प्रॉपर्टी से, पार्टिकल्स के इनहेरेंट प्रॉपर्टी से. तो पहला में हम लिखते हैं रेडिएशन. रेडिएशन रेडिएशन एंड अदर इज पार्टिकल्स. रेडिएशन के पास वेव होता है, वेव नेचर होता है. इसके पास वेव होगा, वेवलेंथ होगा. सो और पार्टिकल्स के पास वेव नहीं होता है, लेकिन पार्टिकल्स के पास मास होता है. इसके पास वॉल्यूम होता है, इसके पास मोमेंटम होगा, लेकिन इसके पास ना तो मास होता है, ना तो वॉल्यूम होता है, ना तो मोमेंटम होता है. इसका मतलब है कि रेडिएशन बिल्कुल भिन्न होता है पार्टिकल से. नाउ अब वो कौन सी चीज है, कौन सा प्रॉपर्टी है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो दोनों ही में विद्यमान होता है, दोनों में उपस्थित होता है? तो हमारा आंसर होगा एनर्जी. एनर्जी रेडिएशन के पास भी होता है, वेव के पास भी होता है, और फिर पार्टिकल्स के पास भी होता है. एनर्जी एक ऐसा इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जो दोनों ही के पास होता है, रेडिएशन के पास भी और फिर पार्टिकल के पास भी. अच्छा, दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं, लेकिन बाद में चल के हम ये पढ़ेंगे कि दोनों एक दूसरे में बदलते रहते हैं. दैट इज मॉडर्न फिजिक्स. पार्टिकल्स या मैटर, पार्टिकल्स या मैटर, इसका जो एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, हमने मैकेनिक्स में पढ़ा इसको, कि जिसके पास मास होता है वो एक दूसरे मैटर्स पर फोर्स आरोपित करता है. फोर्स आरोपित करने का मतलब बल लगाता है. बल लगाने का मतलब कि पुश करना या फिर पुल करना. तो पुश या पुल, इसका मतलब है कि मैटर कैन अप्लाई फोर्स. मैटर बल लगाता है. और हम लोगों ने देखा एक साइंटिस्ट जब इसका स्टडी किया, तारे को देखा, अर्थ को देखा, सन को देखा, मून को देखा, या और भी जो हमारे नेचर्स में प्रेजेंट्स मैटर्स है जिसको हम देखते हैं, तो उसने जब उसकी स्टडी किया कि उसमें कौन सा फोर्स है, तो उस स्टडी के बाद उसको पता चला कि इसमें एक ऐसा फोर्स है जो फोर्स उस सबको पकड़ के रखता है, एक दूसरे को पुल करता है. और ऐसा हमने पढ़ा भी. और उस फोर्स का नाम उसने क्या रखा?
ग्रेविटेशन रखा, देखा कि पृथ्वी सूर्य के करीब है, सूर्य पृथ्वी को पकड़ के रखता है, तभी तो वो सूर्य के अराउंड अस चारों तरफ घूमता है और घूम करके अपने स्थिर जगह पर आ जाता है। तारे अपनी जगह पर स्थिर हैं, मून अपनी जगह पर स्थिर है। तो इन सब सारा जो नॉलेज है इस बात का प्रमाण देता है कि इन सारे पार्टिकल्स जितने भी हमारे नेचर में ऐसे चीजें प्रेजेंट हैं, इसके बीच में एक तो रिलेशन है और उस रिलेशन के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, एक दूसरे को आकर्षित करके रखे हुए हैं, पकड़ के रखे हुए हैं। और उस बल का नाम क्या रखा उसने? ग्रेविटेशन। तो जिस पार्टिकल्स के पास मास होता है उसके पास क्या होता है? ग्रेविटेशन होता है। ये हमने ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन का कारण मास। किसका मास? तो पार्टिकल्स का मास। किसका मास? तो मैटर का मास। और ये एक दूसरे मैटर्स पर फोर्स आरोपित करता है, तभी पृथ्वी इतनी भारी है और हम किसी बॉल को ड्रॉप करते हैं तो जमीन पर आके गिरता है, मास के कारण गिरता है, वो अपनी ओर खींचता है। हम आगे चल के ये देखते हैं, जब इसका और भी अध्ययन किया, मैटर्स के नेचर्स का अध्ययन किया, तो हमें ये ज्ञात हुआ कि इस मैटर्स के अंदर एक और प्रकार का फोर्स है। और वो कौन सी प्रकार है फोर्स का? वो कौन सा इनहेरेंट प्रॉपर्टी है? तो हमें ये बातें समझ में आई और उसको हम देखते हैं, और वो मैटर्स का ऐसा इनहेरेंट प्रॉपर्टी या जो ग्रेविटेशनल जो पुल था उससे स्ट्रांग था, और उसको हम देखते हैं, यहां भी देख रहे हैं। जैसे ये चॉक्स है और इसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स एक दूसरे से ज्वाइंट हैं, और यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर इस सारे पार्टिकल्स को इसने पकड़ के रखा हुआ है। तो यहां पर एक सवाल उत्पन्न होता है कि क्या इस पार्टिकल्स पर पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है? तो आंसर है हो रहा है। तो फिर ये क्यों नहीं अपने ओर खींच रहा है? पृथ्वी तो बहुत बड़ा है, इसका मास बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी नहीं खींच रहा है। इसका रीजन है, इसका रीजन ये है कि यहां वाला जो फोर्स है पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा है, और ये हम देख भी रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस मैटर्स के पास एक और प्रकार का फोर्स हमें ज्ञात हुआ, और ये फोर्स ग्रेविटेशन के फोर्स से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, और इसको हमने अभी देखा भी। लेकिन इस दोनों में कंडीशन ये है कि मैटर के पास जो मास के कारण, जो मास मैटर्स का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, उसके वजह से जो फोर्स अप्लाई होता है, उसके वजह से जो अट्रैक्शंस होता है वो परमानेंट होता है, उसको हमें उत्पन्न करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो अदर टाइप्स का फोर्स होता है ये स्वयं उत्पन्न नहीं होता किसी मैटर्स में, इसके लिए कोई टर्म ऑफ कंडीशन लगाना पड़ता है। जैसे हमने इस पार्टिकल्स को यहां ला करके ऐसा पुश कर दिया, इस तरह की कोई कंडीशन नहीं बनी, लेकिन इसको हमने क्या किया? रब किया। तो रब किया तो इसके कुछ पार्टिकल्स इसमें आके चिपक गए। तो चिपकने का कारण क्या है? ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सा यहां पर एक्शन हुआ जिसके कारण इसका पार्टिकल्स इसमें जाके चिपक गया, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स ले भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ले इसको पकड़ के रखा है? तो उसका हमने नाम रखा रबिंग। कि रबिंग वो प्रोसेस है जिससे एक फोर्स उत्पन्न होता है, यानी कि रबिंग क्रिएट अ फोर्स इन दिस पार्टिकल्स बिटवीन देम। ये जो फोर्स है
कौन वाली फोर्स? जो इस ऑब्जेक्ट्स के अंदर उत्पन्न हुई। क्यों उत्पन्न हुई? तो आफ्टर रबिंग, रबिंग के बाद जो उत्पन्न हुई। तो इस ऑब्जेक्ट का नाम हमने क्या दिया? इस फोर्स का नाम हमने क्या दिया? चार्ज दिया। ये जो अदर्स वाला फोर्स था इस पार्टिकल्स के अंदर, इस मेटल के अंदर, उसका नाम हमने क्या रखा? चार्ज रखा। और ये बताया कि द बॉडी हैविंग चार्ज, द बॉडी हैविंग चार्ज। और इस तरह के बहुत सारे हमारे ब्रेन में कंफ्यूजन उत्पन्न हुए। पहले मास, फिर बाद में चार्ज। चार्ज के पहले इसको पहले हमने रब किया और ऐसा हमने देखा। ये कंफ्यूजन इसलिए हुआ कि ये चार्ज, इस पार्टिकल्स के अंदर जो चार्ज वाली प्रॉपर्टी है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि किसी कंडीशन में उत्पन्न होता है और किसी कंडीशन में उत्पन्न नहीं होता है। दैट इज अगेन ए कंफ्यूजन। व्हाई? जब हम किसी कंडीशन में इसको ऐसे रब करते हैं तो कहीं इसका पार्टिकल्स इससे जाके चिपक जाता है, लेकिन किसी कंडीशन में एक ऐसा कंडीशन आता है कि इसमें यदि हम इसको रब करते हैं तो इसका पार्टिकल्स इससे नहीं चिपकता। कंडीशन क्या है? यह है ना कंफ्यूजन, कि कभी ये उत्पन्न होता है, कभी ये उत्पन्न नहीं होता है। तो फिर बार बार करने से ये हमें बात समझ में आई कि जहां फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लगा, जहां रबिंग हुआ, वहां ये फोर्स उत्पन्न हुआ, और जहां नहीं हुआ वहां फोर्स उत्पन्न नहीं हुआ। सो नाउ, तो ये बातें समझ में आई। अब रबिंग के कारण इस ऑब्जेक्ट्स में क्या आया? चार्ज आया। ऐसा हम लोग देखते हैं, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जब चार्ज वाली फोर्स आएगी, जब चार्ज वाली फोर्स आएगी तो इसके अंदर एक ऐसा नेचर आएगा, एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स उत्पन्न होगा जिसके वजह से क्या होगा कि ये किसी छोटे पार्टिकल्स को या हल्के पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचता है। ऐसा पहले भी कहा जा चुका है। जब हम लोग रबिंग और फ्रिक्शन की इतिहास पर नजर डालते हैं, हिस्ट्री पर नजर डालते हैं, तो ईसा से लगभग 600 वर्ष पूर्व एक यूनानी दार्शनिक हुआ करते थे जिनका नाम था थेल्स। बड़ा ही फेमस नाम है, थेल्स। और उन्होंने देखा कि एम्बर नामक एक पदार्थ लिया उन्होंने, और उस एम्बर नामक पदार्थ से ऊन पर रगड़ा, और रगड़ने के बाद उसमें एक आकर्षण का गुण आया। अगर उसके दूसरे पहलू पर चलते हैं, ठीक उसके बाद वाला, तो ईसा के 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में एक चिकित्सक हुआ करते थे जिनका नाम था डॉक्टर विलियम्स गिलबर्ट। उन्होंने बताया कि एम्बर के बाद भी नेचर्स में ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, जैसे सल्फर्स हैं, उसके बाद आपको कांच है, एबोनाइट है, ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं एम्बर के बाद भी, जिसको रब करने से उसमें ये गुण आ जाता है। कौन वाला गुण? आकर्षण वाला गुण आ जाता है। और वो किसी छोटे अपने से हल्के मटेरियल्स को, हल्के पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचता है। तो इस तरह के कंफ्यूजन को दूर करते हुए जब हम एक्सपेरिमेंट किए, उस पर नॉलेज को इकट्ठा किए, नॉलेज इकट्ठा किए, फिर उसका एक प्रिंसिपल बनाया, सिद्धांत बनाया, तब हम लोग पहुंचे कहाँ तक कि इस पार्टिकल्स के अंदर, एक इस मैटर के अंदर ग्रेविटेशनल के बाद जो एक अदर प्रॉपर्टी है, उसका नाम हमने इसका चार्ज रखा। इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी, मैटर के अंदर जो चार्ज वाली प्रॉपर्टी है, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये भी किसी ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है? पुल करता है। चार्ज क्या करता है? तो किसी ऑब्जेक्ट को पुल करता है। अच्छा, चार्ज के अच्छा, so now can define charge.
अच्छा, एक मिनट, इसके पहले हम लोग देखते हैं कि चार्ज के लेन देन से, जब किसी पार्टिकल्स में एक चार्ज होता है और इसको किसी दूसरे पार्टिकल्स में चार्ज को देना होता है, तो चार्ज के लेन देन से उसमें एक चमक उत्पन्न होती है। ऐसा हम देखते हैं कि दो पत्थर को हम एक साथ ऐसे ठोकते हैं, पुश करते हैं, तो उसमें से एक शाइनिंग उत्पन्न होती है, स्पार्क उत्पन्न होता है। और उस स्पार्क को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रा कहा गया, और इसलिए इस चार्ज का नाम क्या पड़ गया? इलेक्ट्रिक चार्ज। सो नाउ वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक चार्ज। सो चार्ज, पहले चार्ज क्या करता है? तो ये फोर्स क्रिएट करता है। चार्ज क्या करता है? फोर्स क्रिएट करता है। किस पर फोर्स क्रिएट करता है? तो किसी अदर ऑब्जेक्ट्स पर फोर्स क्रिएट करता है। यानी कि चार्ज कब उत्पन्न होगा? तो आफ्टर रबिंग, प्रोड्यूस चार्ज। एक दूसरा शब्द बताया इलेक्ट्रो, ये इलेक्ट्रो, इसका मतलब होता है चमक। ये जो चमक निकला इसको ग्रीक में इलेक्ट्रो कहा गया, इसलिए अब हमारा जो पूरा नाम हुआ वो हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज। So now we can define electric charge. Electric charge. So electric charge is the property of particles or matters ये क्या करेगा? खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। ड्यू टू विच it can apply force. ठीक। on the other matter. Electric charge is the property of particles or matter due to which it can apply force on the other matters. Okay. अच्छा, तो this is inherent property. It is a inherent property. It is inherent property. Okay. Inherent property. अच्छा, अब हम यहाँ एक चीज तो देखते हैं कि चार्ज जो है इसका इनहेरेंट प्रॉपर्टी हुआ, किसका? मटेरियल्स का। अब एक चीज हमें समझना और है कि यदि हमने इस बॉडी को चार्ज दिया या इसमें चार्ज है, चार्ज तो यही है, और यहाँ पर इसको जब हमने रब किया तो इसने इसको चिपका लिया। व्हाट इज दिस? यह क्या है? तो हमारा आंसर होगा, इसको बोलते हैं स्टैटिक क्लीन। क्या बोलेंगे? स्टैटिक क्लीन।
statically. Okay. Static clean is the two particles which are charged. The two particles which are charged, they just stick together to each other due to force of attractions. Okay. अब एक बातें तो समझ में आ गई कि जो पार्टिकल्स चार्ज होगा वो एक दूसरे को चिपका लेगा। ये जो चिपकने वाली फोर्स हुआ उस पार्टिकल्स के अंदर चार्ज, हमने अपने एक्सपेरिमेंट से बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं। एक खेल खेल रहे थे, खेल में ही, लेकिन हमें उस समय तक इस चीज़ का भान नहीं था, ज्ञान नहीं था। हम लोग ऐसे कोई बाल में कंघी को रगड़ करके और कागज को ऐसे चिपकाया करते थे। तो ये जो पहले बॉडी था वो चार्ज नहीं था, लेकिन फिर बाद में वो चार्ज आया। कहाँ से आया चार्ज? तो एक बातें तो समझ में आई कि वो फ्रिक्शन के कारण हुआ, रबिंग के कारण हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि रबिंग कैन क्रिएट ए चार्ज। अच्छा, when they do the rubbing, what happened? So there is a friction, and because of the friction there is force between them and some particles left here. जब बल लगेगा तो कुछ पार्टिकल्स इसका छूट जाएगा। The some particles left here, so this charge is frictional charge, and this types of electricity is known as frictional electricity. यानी कि रबिंग के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी मिला हमें, उसका हमने नाम क्या दिया? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी दिया। अच्छा, एक चीज और अब समझना ये है हमें कि ये चार्ज कहाँ से आता है। इसमें चार्ज के आने की प्रोसेस क्या है। लेकिन इसके पहले एक चीज और मैं आपको बताऊं कि जैसा हम अपने पुराने जमाने से देखते आ रहे हैं कि बादलों में एक चमक उत्पन्न होती है। जब आकाश में बादल होता है तो एक चमक उत्पन्न होती है। वो क्या चमक है? कौन सी चमक है? तो एक हमने ग्लास को लिया और एक प्लास्टिक को लिया, ये भी चार्ज है और ये भी चार्ज है। और इसके पहले हमने बताया कि जब चार्ज एक दूसरे के करीब जाता है तो चार्ज के लेन देन में एक स्पार्क उत्पन्न होता है, चमक उत्पन्न होता है। और ये जब दोनों ही बॉडी चार्ज है एक दूसरे के करीब लाते हैं तो इसमें क्या होता है? एक चमक उत्पन्न होता है, स्पार्क उत्पन्न होता है। और फिर जब हम इस स्पार्क वाले बॉडी को, यानी कि प्लास्टिक के अंदर भी वो नेचर्स था, जब ये चार्ज था कि ये किसी बॉडी को अपने तरफ आकर्षित कर लेगा, और इसमें भी एक नेचर था कि ये भी अपने से हल्के किसी बॉडी को ये आकर्षित कर लेगा। लेकिन जैसे ही हमने स्पार्किंग कराया और फिर क्या देखा कि जब हम इसको यहाँ पे बॉडी छोटे पार्टिकल्स के पास ले गए या इसको छोटे पार्टिकल्स के पास गए तो ये एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर रहा था। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? यही प्रोसेस तो वहां भी हो रही है, लेकिन मेरे पास उसका कोई आंसर नहीं था। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। क्या हम बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। मतलब है कि चार्ज एक्वायरिंग द स्ट्रेन एंड डिस्चार्ज द लूजिंग स्ट्रेन। ओके, इसी चीज को पकड़ने के लिए जब हमारे पास उस स्पार्क के बारे में कुछ अनुभव नहीं था तो उसको समझने के लिए, लेकिन उस चार्ज का हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पीछे पढ़ लिया था। कब? जब एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है बेंजामिन फ्रैंकलिन का। और बेंजामिन फ्रैंकलिन एक ऐसे वैज्ञानिक थे शायद इस दुनिया में कि जिन्हें शौक लगा और वो प्रसन्न थे उसी स्पार्क को पकड़ने के लिए, क्योंकि उन्होंने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पहले पढ़ा था कि ये जो स्पार्किंग है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो मेटल के
या किसी भी मेटल मटेरियल से वो चल के मेरे पास आएगा, और यदि वो आएगा उसमें वो नेचर होगा तो वो जरूर हमें शॉक पहुंचाएगा। उन्होंने काइट छोड़ा, जब काइट छोड़ा तो पहला एक्सपेरिमेंट उनका विफल हो गया। फिर उन्होंने उस पतंग में एक मेटल्स की चाबी बांध दिया, फिर उसको भेजा, फिर भी नहीं हुआ। लेकिन एक ऐसी इवेंट हुई कि जब वो काइट्स को उड़ा रहे थे, काइट्स को छोड़े थे, तो बरसात हुई। उसके वजह से धागा क्या हो गया, गीला हो गया। और जैसे ही गीला हुआ और वहां पर बादल में स्पार्क हुआ, तो वो चमक, वो जो स्पार्क था उनके बॉडी को टच किया, उन्हें शॉक लगा और वो बहुत प्रसन्न थे। तो इस प्रकार से हमने चार्ज को पढ़ा। अब इसके बाद चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक्स का अध्ययन शुरू हुआ, जिसकी जानकारी हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज इतना ही, चार्ज क्या है, और इसके बाद वाले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का विस्तार से चर्चा करेंगे। ये आज की क्लास में थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन था, जिसमें हमने रेडिएशन, मैटर्स, पार्टिकल्स का चर्चा किया। इसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन किया। इसमें इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स क्लीन को पढ़ा और ये समझने की कोशिश किया कि इलेक्ट्रिक चार्ज वाला जो फोर्स है वो बड़ा होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बड़ा होता है। इसके बाद की जो कहानियां हैं वो नेक्स्ट क्लास में कही जाएगी, या उस जानकारी को आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक आप अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और मेरे चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें एक दूसरे से, ताकि हम अपने क्लास के हर लेक्चर को आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। आप हमसे जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।